नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी यूजीसी नेट के बारे में। तो उसकी हम लोगों ने जो है फर्स्ट यूनिट का 10 टॉपिक जो है हम लोग कर रहे हैं, जो है देतांत कंसेप्ट। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ देतांत। तो देतांत मौखिक संचार के माध्यम से तनावपूर्ण संबंधों, विशेष रूप से राजनीतिक संबंधों में छूट है। कूटनीतिक शब्द की उत्पत्ति 1912 के आसपास हुई, जब फ्रांस और जर्मन ने तनाव कम करने की असफल कोशिश की। इस शब्द का प्रयोग अक्सर शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच भू राजनीतिक तनाव में सामान्य कमी की अवधि को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। देतांत की शुरुआत 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की विदेश नीति के मुख्य तत्व के रूप में हुई थी। पूर्वी ब्लॉक के साथ संघर्ष में वृद्धि से बचने के प्रयास में निक्सन प्रशासन ने हथियार नियंत्रण और अन्य द्विपक्षीय समझौतों पर बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए सोवियत सरकार के साथ अधिक बातचीत को बढ़ावा दिया। देतांत को रूस में तनाव में छूट के रूप में जाना जाता है। इससे आगे हम देखते हैं कि सरल शब्दों में देतांत को संबंधों में सामान्यीकरण की प्रक्रिया और तनावपूर्ण, शत्रुतापूर्ण, अस्वस्थ और पारस्परिक रूप से हानिकारक संबंधों के स्थान पर मैत्रीपूर्ण संयोग के विकास पर परिभाषित किया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब समझौतों, संधियों और व्यापार समझौतों का निष्कर्ष नहीं है। देतांत से ऐसे विकास हो सकते हैं और नहीं भी। यह प्रतिस्पर्धा या संघर्षपूर्ण स्थिति में भी संयोग को बढ़ावा देने के में प्रयासों को दर्शाता है। सापेक्ष में हम कह सकते हैं कि देतांत आपसी संबंधों में तनाव को संचेत और जानबूझकर कम करने की परिकल्पना करता है, जबकि शीत युद्ध में अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर तनाव का जानबूझकर और संचेत रखरखाव शामिल है। देतांत शीत युद्ध के तनाव को कम करने और संबंधों को सामान्य बनाने के लिए खड़ा है। उसके आगे हम देखते हैं कि फैक्टर विच गाइडेड देतांते। तो आगे देखते हैं 1945 से 70 के बीच शीत युद्ध संबंधों में लगे रहने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर 1970 के दशक के दौरान एक हिरासत में शामिल हो गए। दोनों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक देतांते के पक्ष में है। सबसे पहला था क्यूबा मिसाइल संकट। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट, जिसने दो महाशक्तियों के युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया था, ने उन्हें संयोगात्मक और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करके शीत युद्ध के दायरे को सीमित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया। उससे आगे आता है परमाणु युद्ध का डर। यूएसएसआर और यूएसए और यूएसएसआर के बीच बेलगाम हथियार दौड़ के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परमाणु युद्ध ने डर ने भी शीत युद्ध के खिलाफ दृष्टिकोण को मजबूत किया। यूएसएसआर और चीन के बीच बढ़ते मतभेद। चीन और यूएसएसआर के बीच मतभेदों के उद्भव से यूएसएसआर को भी डिटेन के पक्ष में प्रभावित किया। उसने संयुक्त राज्य अमेरिका को साम्यवादी राज्यों के साथ संबंध विकसित करने के लिए भी प्रभावित किया। उसके आगे आता है विश्व राजनीति में यूएसएसआर और उसके गुट की बढ़ती भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सोवियत संघ और संयुक्त समाजवादी गुट के बढ़ते प्रभाव ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका को हिरासत के पक्ष में प्रभावित किया। तो इसका क्या देखते हैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की सोवियत नीति। युद्ध नहीं और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पक्ष में सोवियत विदेश नीति में बदलाव ने भी हिरासत के पक्ष में सोच को प्रभावित किया। उसके बाद आता है एनएएम की भूमिका, नाम की भूमिका, नॉन अलाइन मूवमेंट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रगति और जिस सफलता के साथ भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश साम्यवादी और गैर साम्यवादी दोनों राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित कर सके, उसने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर को साम्यवादियों के बीच मित्रता और संयोग की भावनाओं को स्वीकार करने के लिए मजबूत किया और लोकतांत्रिक राष्ट्र इसने उन्हें मैत्रीपूर्ण संयोग के विकास के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उससे आगे हम देखते हैं कि वियतनाम युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की विफलता। वियतनाम में अमेरिका की भागीदारी के बढ़ते विरोध और वियतनामी युद्ध की निरर्थकता के बारे में अमेरिकी एहसास ने भी उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हिरासत की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया। इन सभी कारकों ने दो महाशक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निरोध अपनाने और शीत युद्ध को निलंबित करने के लिए प्रभावित किया। इससे आगे हम देखते हैं व्हाट वाज द व्यू एज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ देतांते। शीत युद्ध के दौरान पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपने शस्त्रागार के परमाणु मिसाइलों की संख्या सीमित करने पर सहमत हुए थे। सॉल्ट वन को देतांत की निक्सन किसिंजर रणनीति की सर्वोच्च उपलब्धि माना जाता है।
एबीएम संधि ने रणनीतिक मिसाइल रक्षा को 200 इंटरसेप्टर तक सीमित कर दिया और प्रत्येक पक्ष को 2 मिसाइल रक्षा स्थानों का निर्माण करने की अनुमति दी। एक राष्ट्रीय राजधानी की रक्षा के लिए, दूसरा एक आईसीबीएम क्षेत्र की रक्षा के लिए। वित्तीय और रणनीतिक कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका ने दशक के अंत तक प्रत्येक का निर्माण रोक दिया। उसके आगे हम देखते हैं, व्हाट डू यू कंसीडर दैट मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ देतांत। देतांत के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या मानते हैं? देतांत के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण 1979 में सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर आक्रमण था, जिसके कारण अमेरिकी कांग्रेस ने सॉल्ट सेकंड समझौते की पुष्टि नहीं की और 1980 में मैक्सिको ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। उसके बाद हम कहते हैं, डिड देतांत अचीव वर्ल्ड पीस। जैसे जैसे उनके रिश्ते खराब होते गए, यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने शीत युद्ध के सहमत और शांतिपूर्ण अंत में देतांते के योगदान की सीमा को अधिक महत्व दिया था। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो देतांते लगभग समाप्त हो गया। राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अमेरिकी रक्षा खर्च में वृद्धि और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सोवियत विरोधी मुजाहिदीन लड़ाकों के प्रयास को सब्सिडी देकर सोवियत को नाराज कर दिया। अफगानिस्तान के आक्रमण के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका को मॉस्को में 1980 में आयोजित ओलंपिक का बहिष्कार करना पड़ा। बाद में उसी वर्ष एंटी देतांत मंच पर चलने के बाद रोनाल्ड रीगन को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीगन ने देतांत को एक तरफा सड़क कहा, जिसका उपयोग सोवियत संघ ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण और रीगन के चुनाव के साथ कार्टर प्रशासन के दौरान शुरू हुई डिटेंट नीति को उल्टने में तेजी आई, जिसे रीगन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसके तरह संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य निर्माण किया और सोवियत संघ के सीधे विरोध में नई नीतियां लागू की। रीगन ने B-1 लॉन्चर लंबी दूरी के परमाणु बम वर्षा कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया, जिसमें कार्टर प्रशासन ने काट दिया था और अत्यधिक मोबाइल MX मिसाइल प्रणाली के उत्पादन में वृद्धि का आदेश दिया। सोवियत संघ द्वारा अपने RSD-10 पेनीर मध्यम दूरी के ICBM को तैनात करने के बाद रीगन ने नाटो को पश्चिमी जर्मन में परमाणु मिसाइल तैनात करने के लिए मना लिया। अतः रीगन ने सॉल्ट II परमाणु हथियार समझौते के प्रावधानों को लागू करने के सभी प्रयासों को छोड़ दिया। हथियार नियंत्रण वार्ता तब तक फिर से शुरू नहीं होगी जब तक कि मिखाइल गोर्बाचेव मंत्र पत्र पर एक मात्र उम्मीदवार होने के नाते 1990 के सोवियत संघ के राष्ट्रपति नहीं चुने गए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक देतांते। तो इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ में जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहता है तो वो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हो, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को इसकी PDF और इसके अलावा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है या फिर इससे पिछले टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम आप लोगों को कल को टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे दोनों पर मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तीसरी यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।